हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में कुछ हम स्टैटिक्स की फील्ड एक्सपेरिमेंट की कुछ फंडामेंटल चीज़ को सीखेंगे। व्हाट इज़ ट्रीटमेंट, व्हाट इज़ फैक्टर, व्हाट इज़ लेवल एंड व्हाट इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये चीज़ क्या होती हैं इसको पहले हम समझेंगे, क्योंकि जब हम फील्ड एक्सपेरिमेंट में इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो ये हमको क्लियर नहीं होती हैं और फिर हमको कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो बहुत छोटी सी चीज़ से हम सीखेंगे कि जब हम फील्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट क्या होता है। तो ये अधिकतर स्टूडेंट्स जानते होंगे कि व्हाट इज़ ट्रीटमेंट। तो जिस चीज़ का इफेक्ट हम क्रॉप पे देखना चाहते हैं, किसी भी चीज़ का, तो उसको हम बोलते हैं ट्रीटमेंट। जैसे कि हम नाइट्रोजन का इफेक्ट देखना चाहते हैं कि क्या इफेक्ट होता है नाइट्रोजन का, तो उस केस में नाइट्रोजन एक ट्रीटमेंट होगा। इसी तरह से अगर हम फास्फोरस का इफेक्ट देखना चाहते हैं तो फास्फोरस एक ट्रीटमेंट होगा। ये हम देखना चाहते हैं कि डिफरेंट वैरायटीज़ हैं मेज की, तो कौन सी वैरायटी अच्छी है, हाइब्रिड अच्छे हैं या कंपोजिट अच्छे हैं, या सिंगल क्रॉस हाइब्रिड अच्छे हैं या डबल क्रॉस हाइब्रिड अच्छे हैं, तो उस केस में वैरायटी जो है वो एक ट्रीटमेंट होगा। या हम देखना चाहते हो कि कोई एक पर्टिकुलर वैरायटी है तो किस डेट ऑफ सोइंग जो है उसके लिए सबसे अच्छी है, कि कब उसकी हम सोइंग करें तो हमें अच्छी प्रोडक्टिविटी मिलेगी, तो उस केस में डेट ऑफ सोइंग एक ट्रीटमेंट होगा। इसी तरह से अगर हम इरिगेशन, डिफरेंट डेप्थ इरिगेशन देते हैं या डिफरेंट शेड्यूल करते हैं इरिगेशन के, तो भी इरिगेशन एक ट्रीटमेंट होगा। तो जिसका इफेक्ट हम देखना चाहते हैं क्रॉप पे, जिस चीज़ को हम देखते हैं, ये देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कैसी क्रॉप रिस्पॉन्स करती है, या इसका वेरिएशन करने से, इनका वेरिएशन करने से क्रॉप में क्या चेंजेस आते हैं, उसको हम ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो हमारे एक्सपेरिमेंट में एक ट्रीटमेंट भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो जनरली 2 या 3 ट्रीटमेंट्स रखे जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ट्रीटमेंट क्या है, कि हम कौन सा इफेक्ट हम देख रहे हैं। अब ये आपको क्लियर होगा कि ट्रीटमेंट हम किसको कहेंगे, कि नाइट्रोजन का ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं या फास्फोरस का दे रहे हैं या वैरायटी का ट्रीटमेंट है। इसी में अगर हम एक सेट को ले लें कि हम केवल नाइट्रोजन को ही स्टडी करें, मान लें हम केवल नाइट्रोजन को स्टडी करें, तो इसको हम बोलेंगे फैक्टर, कि हमारा फैक्टर क्या है स्टडी करने का। तो नाइट्रोजन एक पहला फैक्टर है। तो फैक्टर कई फैक्टर, जनरली 2 या 3 फैक्टर यूज करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर मान लीजिए नाइट्रोजन है, हम नाइट्रोजन की स्टडी कर रहे हैं, और नाइट्रोजन के साथ हम फास्फोरस की भी स्टडी करना चाहते हैं कि नाइट्रोजन की डोज चेंज करने से या फास्फोरस की डोज चेंज करने से क्या क्रॉप पे इंपैक्ट आता है। वो फैक्टर सेकंड फैक्टर कहलाएगा। तो ये हुआ सेकंड फैक्टर। मान लीजिए फास्फोरस है, तो ये फैक्टर आपको समझ में आया कि जिस बड़ी चीज को हम देखना चाह रहे हैं वो क्या है, फैक्टर्स हैं। अब जनरली हम 2 फैक्टर्स को या 3 फैक्टर्स को हम स्टडी करते हैं। तो यहां हमने 2 फैक्टर्स लिए, नाइट्रोजन लिया और फास्फोरस लिया। अब हम नाइट्रोजन की हम जब स्टडी कर रहे हैं तो हमारे पास नाइट्रोजन की कई डोज होंगी। ऐसा नहीं होगा कि 1 या 2 ही डोज हो सकता है कि हम 0 kg नाइट्रोजन पे देखें, 20 kg नाइट्रोजन पे इफेक्ट देखें, 40 kg नाइट्रोजन पे हम इफेक्ट देखना चाह रहे हों क्रॉप का, 60 kg पे और 80 kg पे। तो ये इसके कहलाएंगे लेवल्स, कि फर्स्ट फैक्टर के लेवल्स कितने हैं। तो यहां देख रहे हैं 1 2 3 4 5, तो यहां 5 लेवल्स हैं फर्स्ट फैक्टर के। तो पहला ट्रीटमेंट जिसकी हम स्टडी करते हैं वो ट्रीटमेंट्स है। ट्रीटमेंट्स में भी हम फैक्टर्स देखते हैं, फैक्टर्स जिसका हम पूरा इंपैक्ट देखना चाह रहे हैं। या नाइट्रोजन फर्स्ट फैक्टर है, लेवल्स क्या हुआ, उसकी जो डोजेज हैं वो क्या है, उसके लेवल्स हैं। इसी तरह से अगर हम सेकंड फैक्टर के लेवल्स देखना चाहें कि फास्फोरस की हम क्या डोज रखना चाहते हैं, 0 10 kg फास्फोरस देना चाह रहे हैं हम, या 20 kg फास्फोरस की स्टडी करना चाह रहे हैं, या हम इंपैक्ट देखना चाह रहे हैं 40 kg फास्फोरस का। तो ये इसके 3 लेवल्स हुए। तो फर्स्ट फैक्टर नाइट्रोजन, सेकंड फैक्टर फास्फोरस। नाइट्रोजन के लेवल्स हुए 5, फास्फोरस के लेवल हुए 3। तो अगर हम इस तरह का कोई एक एक्सपेरिमेंट कंस्टिट्यूट करते हैं कि जिसमें 2 फैक्टर हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस, और 5 लेवल नाइट्रोजन के और 3 लेवल फास्फोरस की, तो इसमें जो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स होंगे वो हो जाएंगे 5 × 3। फर्स्ट फैक्टर के लेवल मल्टीप्लाइड बाय सेकंड फैक्टर के लेवल, तो 15 ट्रीटमेंट्स हो जाएंगे इसमें। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट में
होंगे 15 ट्रीटमेंट्स। तो जो मैंने शुरू में आपको बताया कि ट्रीटमेंट क्या होता है, तो ट्रीटमेंट जिसकी हम स्टडी करना चाहते हैं, जो हम क्रॉप पे इम्पोज करते हैं, वो ट्रीटमेंट है। अब इम्पोज हम फैक्टर बना के भी कर सकते हैं और सिंगल फैक्टर भी कर सकते हैं और डबल फैक्टर भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए 2 फैक्टर पे हमने काम किया है। तो अब ये आपको क्लियर हुआ कि हम ट्रीटमेंट को कैसे निकालेंगे। दोनों फैक्टर्स के लेवल को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए थर्ड फैक्टर पोटेशियम होता कि हम पोटेशियम की भी स्टडी करना चाहते हैं और पोटेशियम की मान लीजिए 2 ही डोज होती हैं, 0 और 50 kg। तो उस केस में जो हमारे लेवल्स होते वो चेंज हो जाती है। यहाँ मान लीजिए ये 5 kg है, या कुछ भी हम बना सकते हैं, 10 kg कर लें, 0 ना करें, 10 कर लें और इसको हम 15 कर लें। इस तरह से हम स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह के 5 लेवल्स हो गए। 0 पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि 0 पे हमारा एक ही प्लॉट बनेगा, इसलिए मैंने 0 हटा दिया है, इसको 10 कर दिया, इसको 10 कर दिया है। वो आपको बाद में पता चलेगा 0 में सिंगल प्लॉट क्यों रह जाता है। तो ये 10, 20, 40, 60, 80 हो गए और ये 1, 2, 3, 4 लेवल हुए और ये 5 हुए। तो ये 4 लेवल्स के साथ हो जाएगा और 5 × 4 20 ट्रीटमेंट्स। तो ये थोड़ा बेसिक आपको जानना पड़ेगा। फर्स्ट ट्रीटमेंट जिसकी हम स्टडी करते हैं, जो हम क्रॉप पे इंपोज करते हैं, फैक्टर किसकी स्टडी हम करना चाह रहे हैं, वो फैक्टर हो गए, उसके लेवल्स हमने कितनी डोज उसकी बनाई है। तो देखिए इसका मतलब कि हमारे एक्सपेरिमेंट में 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, 4 फैक्टर हो सकते हैं। इन जनरल हम 2 फैक्टर या 3 फैक्टर तक ही स्टडी करते हैं। अब सिंगल फैक्टर भी हो सकता है। तो अगर सिंगल फैक्टर कैसे हो सकता है, इसको देखें हम कि सिंगल फैक्टर में हमने केवल मान लीजिए नाइट्रोजन की स्टडी करनी है कि नाइट्रोजन इम्पैक्ट क्या है। तो हम इसकी डोज बना दें 50 kg नाइट्रोजन, 100 kg नाइट्रोजन, 150 का नाइट्रोजन। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कितनी डोज पे उसकी स्टडी करना चाह रहे हैं। तो यहाँ देखिए कितने ट्रीटमेंट होगा, 1, 2, 3, 4, 5, ये मान लीजिए 6। तो ये 6 ट्रीटमेंट्स हो गए। तो ये सिंगल फैक्टर है, केवल हमने नाइट्रोजन की स्टडी करी, किसी और की नहीं करी। इसी तरह से मान लीजिए हम हर्बिसाइड की स्टडी करना चाहते हो सिंगल फैक्टर में। तो हर्बिसाइड में पहला ट्रीटमेंट ये हो सकता है हम केवल पेंडिमेथिलिन अप्लाई कर रहे हो। दूसरे में हो सकता है कि हम ब्यूटाक्लोर अप्लाई करें। T3 में हो सकता है हम 2,4-D अप्लाई करें। T4 ट्रीटमेंट में हो सकता है कि हम कॉम्बिनेशन बना दें, पेंडी प्लस 2,4-D करें। और T5 में ब्यूटाक्लोर प्लस 2,4-D, T6 VD रखें, मतलब कोई इसमें कंट्रोल ना करें, और T7 में हम वीड फ्री रखें। तो ये देखिए अलग अलग ट्रीटमेंट्स बन गए। तो इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट हैं कि जिसमें हम केवल एक ही एस्पेक्ट पे काम करते हैं, वो सिंगल फैक्टर कहलाते हैं। तो ये बड़े कॉमन जो हर्बिसाइड के एक्सपेरिमेंट होते हैं वो सिंगल फैक्टर होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टर क्या है। और ये देखिए इस फैक्टर के लेवल है, पहला लेवल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इसी तरह से हर्बिसाइड है, यहाँ लेवल तो नहीं बोलेंगे हम क्योंकि हमने डोज चेंज नहीं की, लेकिन हम कह सकते हैं कि हर्बिसाइड के यहाँ 7 ट्रीटमेंट है। ये लेवल्स नहीं है कि लेवल्स में डोज चेंज होती है कुछ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टर क्या है, सिंगल फैक्टर क्या है। इसी तरह से 2 फैक्टर जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, 2 फैक्टर एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे कि नहीं 2 एस्पेक्ट पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे मैं अभी तो मैंने जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस का एग्जाम्पल बताया, इसी तरह से हम फर्स्ट फैक्टर ले सकते हैं। हम मान लीजिए फर्स्ट फैक्टर है डेट ऑफ सोइंग। डेट ऑफ सोइंग, इसमें हमने लेवल्स लिए। अब जब हम ये 2 फैक्टर की जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम 2 फैक्टर्स को इस तरह से लेते हैं कि वो एक दूसरे से इंटरेक्शन रखते हों, कि इंटरेक्शन उनका पॉजिटिव हो, तभी हमको कुछ फ़ायदा मिलेगा। इंटरेक्शन से यहाँ मतलब यह है कि 2 फैक्टर इस तरह से एक दूसरे को इंटरेक्ट करें कि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़े और हमारे रिसोर्सेज भी कुछ सेव हों। तो इसलिए जब भी हम फैक्टर सेलेक्ट करते हैं 2 फैक्टर में, तो ये कोशिश करते हैं कि उनका इंटरेक्शन क्या है, इसलिए हम उसकी इंटरेक्शन स्टडी करते हैं। और कुछ एक्सपेरिमेंट में इंटरेक्शन इसलिए भी देखा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ एडवर्स इफेक्ट हो रहा हो, जैसे फास्फोरस जिंक का नेगेटिव इंटरेक्शन आता है, तो हम ये भी स्टडी करते हैं कि ऐसा तो नहीं जिंक की डोज बढ़ाने से फास्फोरस की डोज कम हो रही हो।
तो जनरली जो हमारे इंटरेक्शन हम पॉजिटिव इंटरेक्शन के लिए हम स्टडी करते हैं। तो अब देखिए डेट ऑफ सोइंग और वैरायटी का इंटरेक्शन होता है। जो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है उसको हम पीछे सीजन में भी बो सकते हैं, लेट बो सकते हैं, और जो फुल सीजन वैरायटी होती है, फुल मैच्योरिटी की होती है, उनको हमें टाइमली सोइंग करनी चाहिए क्योंकि उनको लेंथ ऑफ ग्रोइंग सीजन ज़्यादा चाहिए होता है। तो डेट ऑफ सोइंग जैसे फर्स्ट फैक्टर है, और सेकंड फैक्टर मान लीजिए वैरायटी है, वैरायटी की ड्यूरेशन है। तो ये देखिए इंट्रैक्शन कर, यहाँ डेट ऑफ सोइंग और वैरायटी का इंट्रैक्शन होगा। तो अब हम डेट ऑफ सोइंग को सेलेक्ट करें कि हम कितनी डेट ऑफ सोइंग देखना चाहते हैं। D1 जो नॉर्मल टाइम से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले या 1 वीक पहले, D2 टाइमली, D3 1 वीक लेट, और D4 2 वीक लेट। तो ये हम इस तरह से डेट ऑफ सोइंग एडजस्ट करते हैं लोकेलिटी के हिसाब से, वहाँ का वेदर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, वहाँ क्रॉप कैसे परफॉर्मेंस करती है, इस हिसाब से हम ये डेट ऑफ सोइंग देखना चाहते हैं। और वैरायटी हो सकता है कि हमारे पास 5 वैरायटी हों अलग अलग ड्यूरेशन की, B1, B2, B3, B4 एंड B5। तो देखिए यहाँ इसके कितने लेवल्स हैं, 5 लेवल्स हैं। यहाँ इसके कितने लेवल्स हैं, 4 लेवल्स हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सी वैरायटी D1 मतलब अर्ली सोइंग में अच्छा परफॉर्म करेगी, कौन सी वैरायटी नॉर्मल टाइम में अच्छा परफॉर्म करेगी, कौन सी वैरायटी 1 वीक अगर हमारी लेट सोइंग हो जाए तब अच्छा परफॉर्म करेगी, और कौन सी वैरायटी जो है बहुत लेट अगर सोइंग होती है तो अच्छा परफॉर्म करेगी। तो ऐसा नहीं, क्योंकि वैरायटी की ड्यूरेशन अलग अलग होती है, इसलिए उनकी परफॉर्मेंस भी डेट ऑफ सोइंग के अकॉर्डिंगली चेंज होती है। तो इसलिए जब हम 2 फैक्टर के एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम इंट्रैक्शन स्टडी करते हैं कि किस फैक्टर के किस लेवल के साथ दूसरे फैक्टर का कौन सा लेवल का कॉम्बिनेशन अच्छा आएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे। तो यहाँ ट्रीटमेंट्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स। तो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स जान लीजिए जो होते हैं वो फर्स्ट फैक्टर का लेवल 4 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड फैक्टर का लेवल 20। तो इस अगर ये कोई एक्सपेरिमेंट हमारे पास है तो इसमें 20 ट्रीटमेंट्स होंगे। तो ये आपको समझ में आएगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं, लेवल्स क्या होते हैं। और जब हम फैक्टर्स को सेलेक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट में तो ये देखते हैं कि उनमें कोई इंटरेक्शन है या नहीं है। और अगर हम फैक्टर्स को सही से सेलेक्ट नहीं करें तो हमारी स्टडी इनकम्प्लीट रहती है। तो फैक्टर्स को बहुत अच्छे ढंग से ही हमें सेलेक्ट करना चाहिए कि उनमें इंटरेक्शन है या नहीं है। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट प्लान करते समय उनकी इंटरेक्शन स्टडी पहले से कर ली जाती है, या उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे नहीं करेंगे, मतलब एक का इफेक्ट दूसरे पे आएगा या नहीं आएगा। अगर एक का इफेक्ट दूसरे पे नहीं आता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, तो हम कहेंगे इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं है। अगर इफेक्ट आता है, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, तो हम कहेंगे इंटरेक्शन है। तो एक्सपेरिमेंट्स में इसलिए हम जो 2 फैक्टर एक्सपेरिमेंट्स हैं या 3 फैक्टर एक्सपेरिमेंट हैं उनमें इंटरेक्शन स्टडी करते हैं, और जो सिंगल फैक्टर होते हैं उनमें इंटरेक्शन स्टडी नहीं की जाती क्योंकि उसमें एक ही फैक्टर होता है। तो किसी एग्जामिनेशन पूछा सकता है कि किस फैक्टर में इंटरेक्शन स्टडी नहीं होगी, किस प्रकार के एक्सपेरिमेंट में, तो सिंगल फैक्टर में, क्योंकि एक ही फैक्टर है। मान लीजिए हम नाइट्रोजन ही डालना है तो दूसरे के साथ तो हम कुछ कॉम्बिनेशन देख नहीं रहे कि ये फास्फोरस के साथ कैसे इफेक्ट कर रही है नाइट्रोजन, या जिंक के साथ कैसे कर रही है, या पोटेशियम के साथ कैसे इफेक्ट कर रही है क्रॉप को। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रीटमेंट क्या है, फैक्टर्स क्या हैं और लेवल्स क्या हैं। तो इसी तरह से इसमें थर्ड फैक्टर भी हो सकता है, डेट ऑफ सोइंग है, वैरायटी है, और नाइट्रोजन डोज भी हो सकती है इसमें थर्ड फैक्टर। कि हो सकता है कि अर्ली सोइंग में V2 वैरायटी के साथ ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए, लेट सोइंग में B4 वैरायटी के साथ बहुत कम नाइट्रोजन चाहिए क्योंकि उसको हो सकता है शॉर्ट ड्यूरेशन कम हो, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट चूंकि चेंज हो जाती है वैरायटी के साथ भी और ड्यूरेशन के साथ भी। तो ये इस तरह की हम इंटरेक्शन स्टडी 2 फैक्टर में या 3 फैक्टर में करते हैं, और इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं। इसको हम धीरे धीरे और स्टडी करेंगे। तो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स क्या है कि जिसमें हम 2 फैक्टर या 2 से ज़्यादा फैक्टर की स्टडी करते हैं, ये देखने के लिए कि एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि ट्रीटमेंट क्या है, फैक्टर्स क्या हैं, लेवल क्या है, और फैक्टर्स को हम किस तरह से सेलेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए। तो इंटरेक्शन हो सकता है आप ना समझ पा रहे हो। इंटरेक्शन का मतलब यह है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ को इन्फ्लुएंस करनी चाहिए, उसका एक चीज़ का इफेक्ट दूसरी पे आना चाहिए। दोनों ऐसा ना हो कि दोनों आइसोलेशन में काम कर रहे हों।
तो ये जनरली हम एक्सपेरिमेंट में इंटरेक्शन स्टडी करते हैं फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में। तो ये एक क्वेश्चन और बनता है कि इंटरेक्शन स्टडी किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स में की जाती है, तो हमारा आंसर होगा फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स में, क्योंकि हम उसमें 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स को लेते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है एक्सपेरिमेंट्स में हमको बेसिक समझने की, वह है डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। तो देखिए ये आपने जाना होगा कि कोई भी अगर n ऑब्जर्वेशन है, कोई n चीज़ है, उसमें से -1 कर दें तो वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। एक बहुत सिंपल चीज़ है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज़ में से उसमें 1 माइनस कर दें तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ। यहाँ एक्सपेरिमेंट में आपको समझना होगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम किसको कहा जा रहा है, फ्रीडम किस चीज़ की है, किस चीज़ की फ्रीडम हमें दी जा रही है। फ्रीडम देखिए जो हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसको समझिए, वहाँ हम वेरिएंस की स्टडी करते हैं, एक्सपेरिमेंटल एरर कितनी है, चांस एरर कितनी है, उसको स्टडी हम करते हैं। उसके लिए हम एनोवा बनाते हैं, जो मैंने पहले एक लेक्चर बताया है जिसमें मैंने बेसिक प्रिंसिपल्स बताए हैं कि चांस एरर कितना है या एक्सपेरिमेंटल एरर क्या है, उसमें हम वेरिएंस देखते हैं। तो देखिए जो वेरिएंस है बहुत डिस्ट्रीब्यूट रहता है एक्सपेरिमेंटल फील्ड्स में, और ट्रीटमेंट्स के बीच में भी वेरिएशंस होते हैं, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन रहता है। तो यहाँ जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो हेल्प होती है वेरिएंस की स्टडी में होती है, वेरिएंस को कैलकुलेट करने में होती है। इसको हम धीरे धीरे समझेंगे किस तरह से वेरिएंस की स्टडी में डिग्री ऑफ फ्रीडम हेल्प करता है। आज के लेक्चर में नहीं समझेंगे, आज हम केवल इतना समझेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो यूटिलिटी है वो वेरिएंस को कैलकुलेट करने में है। तो इसका जो रेलिवेंस है या जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो वेरिएंस कैलकुलेशन में है। और धीरे धीरे समझेंगे कि अब वेरिएंस मैंने आपको बता दिया है, वेरिएंस क्या है, वेरिएशन, एक्सपेरिमेंटल एरर्स जो है उसको कैलकुलेट करने में है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, n-1 मान लीजिए, इसको ऐसे समझते हैं हम कि मान लीजिए हम पे कोई 8 ट्रीटमेंट्स हैं, 8 ट्रीटमेंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, देखिए 8 प्लॉट्स बनाएंगे, 8 प्लॉट बनाएंगे हम उसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8, और मान लीजिए इसके जो ट्रीटमेंट्स हैं वो T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है, T6, T7 एंड T8। मान लीजिए ये T8 8 ट्रीटमेंट हैं, चाहे ये हर्बिसाइड हों, चाहे वो नाइट्रोजन डोज हैं, चाहे वो फास्फोरस हैं, चाहे वैरायटी है, कोई भी 8 ट्रीटमेंट हैं। अब हमने इसमें ये ब्लॉक बनाया, ब्लॉकिंग में आपको बता चुका हूँ, वो जरूर आप लेक्चर देखिएगा। रेप्लिकेशन बनाया हमने, ब्लॉक बनाया, इसमें हमने 8 ट्रीटमेंट देने हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, रैंडमाइजेशन करते हैं। तो यहाँ हम मान लीजिए T1 देते हैं, रैंडम कर रहे हैं, T2, T3, रैंडमाइजेशन कर लेते हैं, T4, T5, T6, T7। तो देखिए अब तक जो हमने रैंडमाइजेशन किया सबके लिए किया, लेकिन अब T8 के लिए कोई रैंडमाइजेशन नहीं किया जा सकता, उसको हमें इस प्लॉट में देना ही होगा। तो इसका मतलब कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 8वीं के लिए कुछ नहीं बची, ये यहां पे फिक्स हो गया। हम 7 को तो अपने इच्छा से दे रहे हैं, रैंडमली हम दे रहे हैं, फ्रीडम है हमको किसी भी ट्रीटमेंट को कहीं भी देने की, लेकिन जो आखिरी ट्रीटमेंट है हमारा, ये ट्रीटमेंट, इसकी फ्रीडम नहीं बची, इसको अब हमें इस प्लॉट में देना ही होगा, या जो भी प्लॉट बचेगा उसमें हमें देना ही होगा। तो ऐसे केस में हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी रह गई, हमारे ट्रीटमेंट 8 थे, हम केवल 7 ही दे पाएंगे। तो इसका मतलब हमारी डिग्री फ्रीडम एक आखिरी ट्रीटमेंट के लिए नहीं रह पाई, तो वो हमने आखिरी ट्रीटमेंट घटा दिया। तो हमारे 8 ट्रीटमेंट थे, तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 8 - 1। मतलब हम 7 ट्रीटमेंट को तो रैंडमाइज कर सकते हैं, लेकिन 8वें ट्रीटमेंट को नहीं कर पाएंगे। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और इसको वेरिएंस में कैलकुलेशन में हेल्प होती है। इसको हम धीरे धीरे सीखेंगे कैसे ये वेरिएंस कैलकुलेशन में हेल्प करता है, लेकिन ये आपको जानना जरूरी है। हो सकता है पूछ लिया जाए किसी एग्जाम में कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की रेलेवेंस क्या है, कहाँ इसको यूज किया जाता है, वेरिएंस के कैलकुलेशन में। और वेरिएंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एनोवा का। ये धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी, तो आप इसको सीरीज से देखिए, आराम से देखिए, इन लेक्चर्स को 2-3 बार देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मान लीजिए 10 ट्रीटमेंट्स हैं, तो हमें क्या करना होगा, 10 ट्रीटमेंट्स को हमें ब्लॉक बनाना पड़ेगा, और उसमें 10 प्लॉट हमें बनाने पड़ेंगे, और हम T1, T2, T3, T5 इस तरह से हम रैंडमाइज करेंगे T9 तक।
लेकिन जो आखिरी ट्रीटमेंट होगा T10, तो हम पे एक ही प्लॉट बचेगा, वहां हमको इसको देना ही पड़ेगा, हम पे अब कोई फ्रीडम नहीं बची, हम इसका रैंडमाइजेशन कर ही नहीं सकते, अब हम बाउंड हैं कि हमें उसी जो एक प्लॉट बचा उसमें देना पड़ेगा। तो हमारी डिग्री फ्रीडम कितनी रही, 9 ट्रीटमेंट तक तो रही, लेकिन आखिरी ट्रीटमेंट के लिए नहीं बची। तो उस केस में यहां जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो होगी 10 - 1 9। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए टी ट्रीटमेंट्स हैं, तो टी ट्रीटमेंट्स के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी T-1। ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम -1 क्यों होती है। तो किसी के लिए भी अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं तो वहां -1 हम करेंगे। इसी तरह से मान लीजिए रेप्लिकेशन को हम कर रहे हो, तो रेप्लिकेशन मान लीजिए 3 है हमारे पास, हम 3 रेप्लिकेशन के साथ स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी रेप्लिकेशन के लिए वो होगी 3 - 1 2। तो रेप्लिकेशन की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 2 होगी, ट्रीटमेंट की T-1 होगी। तो ये मैंने आपको बताया। जो एक्सपेरिमेंट में जो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं वो हम एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, एरर। अब ये एरर क्या है, एरर की डिग्री फ्रीडम कैसे निकालते हैं, इसको हम बाद में समझेंगे, लेकिन अभी हम ये समझेंगे कि एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम से ही एनोवा की कैलकुलेशन की जाती है। और ये हर एक्सपेरिमेंट में इसका फार्मूला हर डिज़ाइन के लिए अलग अलग होता है, इसका फार्मूला एक नहीं होता है। फार्मूला जो फिक्स है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम का ट्रीटमेंट के लिए फिक्स है T-1, रेप्लिकेशन के लिए फिक्स है -1, लेकिन जो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हर डिज़ाइन के साथ आरबीडी में अलग होगी, फैक्टोरियल आरबीडी में अलग होगी, स्प्लिट प्लॉट में अलग होगी, स्प्लिट प्लॉट में अलग होगी, स्ट्रिप प्लॉट में अलग होगी, लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन में अलग होगी। तो जिस तरह की डिज़ाइन होती है उसी के अकॉर्डिंग ही एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम डिज़ाइन पढ़ेंगे तो इसको बताएंगे कि इसकी एरर डिग्री फ्रीडम कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो आज के लेक्चर में ये आपको जानना जरूरी है कि ट्रीटमेंट किसको कहते हैं, जिसकी हम स्टडी क्रॉप पे करना चाहते हो, जिसका हम इम्पैक्ट देखना चाहते हो, वो ट्रीटमेंट है। और जो सेट हम जो इम्पोज कर रहे हैं वो फैक्टर है, हम जिसकी स्टडी कर रहे हैं, और उसकी जो लेबल्स हैं, जो हमने डोज बनाई हैं वो उसके लेबल्स हैं। तो फैक्टर्स हो गए, लेवल्स हो गए। सिंगल फैक्टर क्या होता है, केवल हम एक ही का स्टडी करते हैं। 2 फैक्टर क्या है, 2 फैक्टर्स की करते हैं, लेकिन फैक्टर्स हमारे इंटरेक्टिव होने चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। 2 फैक्टर में हम ट्रीटमेंट कैसे निकालते हैं, दोनों लेवल्स को मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की रेलिवेंस क्या है, और क्यों ये -1 होती है, आज मैंने इस लेक्चर में आपको बताया। और इसी तरह के हम स्टडी करेंगे फील्ड एक्सपेरिमेंट्स की, डिज़ाइन की, कि वो डिज़ाइन की क्या एडवांटेज हैं और उनकी एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट की जाती है, जनरली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो ये आज का लेक्चर बहुत बेसिक लेक्चर है, तो इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखें, इसके बेसिक समझें, फंडामेंटल समझें, तो आगे के लेक्चर्स आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे। और स्टैटिक्स को अगर आपको समझना है तो इसको बहुत आराम से समझिए, 2-3 बार इन लेक्चर्स को देखिए और सीरीज से देखिए। जो पहला लेक्चर मैंने अपलोड कर रखा है बेसिक प्रिंसिपल्स, उससे आप देखना शुरू करेंगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और इस लेक्चर को आप लाइक करें और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।